हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ FY Bcom सेमेस्टर 2 स्टैटिक सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। इस चैप्टर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस चैप्टर की मेथड नंबर 2, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी IMP है। इस मेथड का नाम है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, जिसे हम गुजराती में कहेंगे फेर बदलीनी समस्या। दैट मीन्स हम कोई मशीन को परचेज करते हैं तो हमें मशीन को कब रिप्लेसमेंट करना चाहिए, कब बदलना चाहिए, उनके अबाउट में सम है। तो यहाँ पर आपकी बुक में लिखा होगा इस तरीके से, मेथड ऑफ सॉल्विंग रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, फेर बदली की समस्या को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है। यहाँ लिखा हुआ TA इक्वल टू द कैपिटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम माइनस द रीसेल वैल्यू ऑफ द आइटम आफ्टर n years प्लस टोटल एक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सर ये क्या होता है? जब मैं प्रैक्टिकल सम सॉल्व करूंगा तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है। फिर यहाँ लिखे TA इक्वल टू C माइनस S प्लस सिग्मा FT अपॉन में एंड। और एक फॉर्मूला आपको याद करना, C मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसे हम गुजराती में कहेंगे पड़तर कीमत या तो खरीद कीमत। S मतलब रीसेल वैल्यू भी हो सकता है या फिर भंगार कीमत भी हो सकता है। एंड सिग्मा FT टोटल एक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट एट द एंड ऑफ द एंड ईयर्स। यानी कि इस चैप्टर को सीखने के लिए और इस मेथड को सीखने के लिए आपको इस फॉर्मूले के बेस को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, जब आप सम लगाएंगे तो आपको सम आ ही जाएगा। आज जो मैं आपको सम सॉल्व कराने वाला हूँ, आपकी बुक का वो है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का एग्जाम्पल नंबर 4। और ये सम सीखने के बाद इस टाइप के कोई भी सम होंगे आपके प्रैक्टिकल सम के अंदर, आप सभी सम को आसानी से एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। बट कंडीशन अप्लाई, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। बिकॉज अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चैप्टर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आने के चांस नहीं है। तो मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। आपको पूरा सम अच्छी तरीके से रीड करना है, बिकॉज मैं भी सम को अच्छी तरीके से रीड करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज ₹5000। यानी कि मशीन की जो पड़तर कीमत है, खरीद कीमत है, वो कितने रुपया है? 5000। कॉस्ट प्राइस को मैं किससे इंडिकेट करने वाला हूँ? C से। खरीद कीमत को मैं किससे इंडिकेट करूँगा? C से। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईच ईयर इज गिवन बिलो। इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इनका जो निभाव खर्च है, वो हर साल का दिया। टोटल कितने साल है? यहाँ पे 8 ईयर्स है। और सभी का मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि निभाव खर्च गिवन है, पहले से दिया हुआ है। और स्क्रैप वैल्यू यानी भंगार कीमत भी पहले से गिवन है। When should the machine be replaced? हमें मशीन को कब बदलना चाहिए? बिकॉज ऑफ यहाँ पे टोटल 8 ईयर्स हैं, 8 साल में हमें मशीन को कब चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे ईयर, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट ना। सेकेंड कॉलम में यहाँ लिखा है मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि निभाव खर्च। तो आपको यहाँ पे सेकेंड कॉलम रेडी कर देना है, मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि निभाव खर्च, जिसे मैंने 1 नंबर दिया है और आपको भी 1 नंबर ही देना है। फिर यहाँ पे लिखा है मेंटेनेंस एक्यूमुलेटेड कॉस्ट जो है हमारे पास, उसे दिया मैंने 2 नंबर, गुजराती में कह सकता हूँ। और निभाव खर्च नहीं, संचयी आवर्ती। 3 नंबर में मैंने लिखा है स्क्रैप वैल्यू यानी कि भंगार कीमत। 4 नंबर में मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट यानी कि कुल पड़तर। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है C-3 + 2। C मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीद कीमत हमारे पास कितनी थी? 5000 में से कॉलम नंबर 3 को लेस करते जाना है और कॉलम नंबर 2 को प्लस करते जाना है। एंड लास्ट में आपको मिलेगा एवरेज यानी कि सरेराश। मैंने यहाँ पे लिखा है TA इक्वल टू 4/n। चलिए 4/n क्या है? यहाँ पे 4 का मतलब कॉलम नंबर 4 और n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर से हमें डिवाइड करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ था, निभाव खर्च 1500 से लेकर के 4000। मैंने भी क्या कर दिया, यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है 1500 से लेकर के 4000 तक, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है स्क्रैप वैल्यू यानी कि भंगार कीमत, ये मुझे राइट डाउन करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 3500, तो आप भी यहाँ पे लिख दीजिए 3500।
फिर यहाँ दिया है 2500, तो आप भी लिख दीजिए सेकेंड ईयर में 2500। नेक्स्ट 1700, नेक्स्ट 1200, नेक्स्ट 800, नेक्स्ट 500 एंड नेक्स्ट 500 एंड लास्ट 8th ईयर में भी कितना दिया हुआ है 500। तो यहाँ पर आपने ये लिख दी स्क्रैप वैल्यू यानी कि भंगार कीमत, राइट। अब मुझे सॉल्व करना है कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 जो सॉल्व होगा हमेशा ध्यान रखना है कॉलम नंबर 1 से सॉल्व होगा, जिसका नाम मैंने लिखा है यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि निभाव खर्च। कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट वैल्यू को आपको ऐसे ही राइट डाउन करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर 1500। जब आप 10th में थे तब आपने वहाँ पे सीखा था मीन मीडियन मॉड करके एक चैप्टर आता था, उसके अंदर हम मध्यस्थ के अंदर संचयी आवर्ती निकालते थे। याद करो इंग्लिश मीडियम में कहते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। 1500 का 1500, राइट, 1500, ओके। 1500 में आपको प्लस करना है 1600, यानी फर्स्ट ईयर में आपको ऐड करना है सेकेंड ईयर को। 1500 में 1600 ऐड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 3100। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में ऐड करना है आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर। 3100 में आपको कितना ऐड करना है 1800 ऐड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4900। थर्ड ईयर में ऐड करना है आपको फोर्थ ईयर। 4900 में आपको ऐड करना है 2100। 4900 में 2100 ऐड करेंगे और आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 7000। फोर्थ ईयर में आपको ऐड करना है फिफ्थ ईयर। 7000 में 2500 ऐड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9500, राइट। फिफ्थ ईयर में आपको ऐड करना है सिक्स्थ ईयर। 9500 में आपको ऐड करना है 2900 ऐड करेंगे और आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 12400। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ ईयर में आपको ऐड करना है सेवन्थ ईयर। 12400 में आपको ऐड करना है 3400 ऐड करेंगे और आपका आंसर आएगा यहाँ पर 15800। एंड लास्ट सेवन्थ ईयर में आपको ऐड करना है एट्थ ईयर यानी कि 8वां साल। 15800 में 4000 ऐड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 19800। आई होप कॉलम नंबर 2 मैंने किस तरीके से सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे कॉलम नंबर 4, टोटल कॉस्ट यानी कि कुल पड़तर। यहाँ पे समझा दिया मैंने C-3 + 2 यानी कि कॉस्ट प्राइस में से कॉलम नंबर 3 को लेस करना है और कॉलम नंबर 2 को प्लस करना है। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद कीमत सवाल में एक्चुअली में थी कितनी, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कितनी थी हमारे पास। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन ₹5000। कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद कीमत कितनी थी है 5000। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस = 5000। रोकड़ कीमत, खरीद कीमत कितनी है हमारे पास 5000। सी की वैल्यू आ चुकी 5000। 5000 में से कॉलम नंबर 3 को लेस करना है, दैट मीन्स 1500 लेस करना है और 3500 लेस करना है और 1500 को प्लस करना है। मैं कैलसी यूज कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास 5000 माइनस क्या लेस करना है थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी 3500। तो माइनस 3500 आपके पास आंसर आ चुका है 1500। क्या प्लस करना है +2, कॉलम नंबर 2 की वैल्यू कितनी है 1500 + 1500 और आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 3000। तो आप यहाँ पे इजीली लिख दीजिए 3000। ये तो बात हुई फर्स्ट ईयर की। ऐसे सॉल्व करना होगा मुझे सेकेंड ईयर को। कॉस्ट प्राइस खरीद कीमत कितनी थी हमारे पास 5000। तो आप भी यहाँ पे राइट कीजिए 5000 माइनस क्या लेस करना है थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी है 2500 माइनस 2500 प्लस क्या करना है प्लस कॉलम नंबर 2 की वैल्यू कितनी है सर 3100 प्लस 3100 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 5600 और आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 5600। आई होप आप समझ चुके होंगे। कॉस्ट प्राइस में से कॉलम नंबर 3 को लेस करना है और कॉलम नंबर 2 को प्लस करना है। 5000 माइनस 1700 कितना हो जाएगा हमारे पास 3300 और 4900 ऐड करेंगे और आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 8200। सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 10800। आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13700। फिर से सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा यहाँ पर 16900 और फिर से सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 20300। मैंने फटाफट कैसे सॉल्व किया बिकॉज ऑफ आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कर सकते हैं। 8th ईयर को सॉल्व करते हैं। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5000, उसमें से कॉलम नंबर 3 को लेस करना है। कॉलम नंबर 3 की वैल्यू कितनी है 500। तो मैं यहाँ पर फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ।
5000 माइनस कॉलम नंबर 3 की वैल्यू कितनी 500, तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस 500, कितना हो गया 4500 प्लस कॉलम नंबर 2 को प्लस करना है, कितना है 19,800, आपके पास आंसर दिखाई दे रहा होगा 24,300, वेरी ऑसम। तो आप यहाँ पे राइट डाउन कीजिए 24,300, राइट। एंड सबसे लास्ट में यहाँ लिखा है एवरेज यानी कि सरेराश, टी ए इज इक्वल टू 4/n, यानी कि कॉलम नंबर 4 को n से डिवाइड करना है। n क्या है सर, नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर मतलब n। तो 3000 को किससे डिवाइड करना है 1 से, 3000 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 3000। 5600 को किससे डिवाइड करना है सर, 2 से डिवाइड करना है, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 5600 डिवाइड कौन से करना है हमको, सेकेंड ईयर से, सेकेंड ईयर 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ चुका है 2800। तो आप यहाँ पे राइट डाउन कीजिए 2800। 8200 को डिवाइड किससे करना है 3 से, 8200 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तब आपके पास आंसर आएगा 2733.33। 10,800 को डिवाइड किससे करना है 4 से, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 2700। 13,700 को डिवाइड किससे करना है 5 से, 13,700 को 5 से डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 2740। 16,900 को डिवाइड किससे करना है, 6 से करना है, जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2816.67। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कर सकते हैं। 20,300 को डिवाइड किससे करना है 7 से, जो आप 7 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा 2900, राइट ना। एंड लास्ट में 24,300 को डिवाइड किससे करना है 8 से, जो आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3037.50। आपके पास कैलसी, आप कैलसी का यूज कर सकते हैं। इतना होने के बाद एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था वो फिर से रीड करूंगा मैं। When should the machine be replaced? हमें मशीन कौन से ईयर में रिप्लेस करनी चाहिए, कौन से ईयर में हमें बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेकआउट करता हूँ, फर्स्ट ईयर की एवरेज कितनी 3000, सेकेंड ईयर की 2800, थर्ड ईयर की 2733.33, फोर्थ ईयर में 2700, फिफ्थ ईयर में 2740, सिक्स्थ ईयर में 2816.67, सेवन्थ ईयर में 2900 और एट्थ ईयर में 3037.50। अब इन 8 ईयर्स में, 8 साल में सबसे कम वैल्यू आपको कहाँ दिखाई दे रही है सर, सबसे कम वैल्यू मुझे दिखाई दे रही फोर्थ ईयर में। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप राउंड बना दीजिए या फिर आप स्टार बना दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें मशीन को जो रिप्लेस करना चाहिए वो कौन से साल में रिप्लेस करना चाहिए, फोर्थ ईयर में, बिकॉज ऑफ इस ईयर में सबसे कम कॉस्ट है, सबसे कम एवरेज है। तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको इस तरीके से लाइन लिखनी पड़ेगी। सो इट प्रोवाइड्स टू बी इकोनॉमिकल इफ द मशीन इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। हमें चौथे साल में मशीन को बदल देना चाहिए। गुजराती में कहेंगे चौथा वर्ष में मशीननी फेरबदली थशे। मशीन की जो फेरबदली होगी, मशीन को जो बदलना होगा वो कौन से ईयर में होगा, फोर्थ ईयर में। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैंने रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के सम को किस तरीके सॉल्व कराया और आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको 100% समझ में आ ही गया होगा। आप प्रैक्टिकल के कोई भी सम लगाएंगे अब आपको 100% आ ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।